वेलकम, गुड आफ्टरनून क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस और इस तरीके से कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी कि अगर इसको हिंदी में हम कहें तो ट्रांसमिशन यानी कि संचरण कह सकते हैं। यानी कि तंत्रिकीय प्रेरणाओं का संचरण किस प्रकार से होता है, यानी कि उनका ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है नर्व इम्पल्स का, उसके बारे में हम लोग देखेंगे किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि तंत्रिकीय प्रेरणाओं की उत्पत्ति एवं संचरण। सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। यानी कि अगर हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से कि जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में देखेंगे कि किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो कि हमारा तंत्रिका तंत्र की जब हम लोग बात करते हैं, यानी कि नर्व सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं, तो तंत्रिकी कोशिकाओं के अक्ष तंतु जिसको एक्सॉन कहा जाता है वो किस तरीके से वर्क करता है कि तंत्रिकी कोशिकाओं के अक्ष तंतु की जो तंत्रिकीय प्रेरणा यानी कि नर्व इम्पल्स जो होती है उसकी प्रमुख संचार लाइनों यानी कि कम्युनिकेशन लाइन की तरह काम करता है। और उसमें किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं कि अक्ष तंतुओं में तंत्रिकीय प्रेरणाओं की उत्पत्ति, यानी कि कह सकते हैं कि जो भी नर्व इम्पल्स होते हैं उनकी ओरिजिन या उत्पत्ति कह सकते हैं, तथा इसका संचरण यानी कि ट्रांसमिशन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा होता है, या इस तरीके से कह सकते हैं कि विद्युत जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जब भी हम लोग बात करते हैं नर्व इम्पल्स की, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स की जब हम लोग बात करते हैं, यानी कि तंत्रिकीय प्रेरणाओं के संचरण की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है उसको पूरा समझने के लिए हम चीज़ों को 3 पार्ट्स में समझ सकते हैं या 3 पॉइंट कह सकते हैं। उसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे फर्स्ट इसमें जो हमारा आता है अक्ष तंतुओं के भीतर तथा बाहर के तरल का रासायनिक संयोजन एवं परासरणीयता, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे। तो ये हो जाता है आपका पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, और फिर पहले के बाद इसमें जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्सोलेमा की पारंगम्यता। तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो है वो आपका हो जाता है विश्राम या सुप्त कला विभव, जिसको कह सकते हैं हम कि विश्राम कला विभव की स्थापना, या इस तरीके से चीज़ें इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये अभी जो हम लोगों ने बात की, ये 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाते हैं, पॉइंट दिए गए हैं आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो इन तीनों को ही बारी बारी से ध्यान से पढ़ेंगे हम कि इस तरह से क्या चीज़ें हैं। तो सबसे फर्स्ट शुरू करते हैं हम लोग। अब जब हम बात करते हैं फर्स्ट की, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमारा है कोशिका द्रव तथा उत्तक द्रव का रासायनिक संयोजन, यानी कि केमिकल कंपोजिशन की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या चीज़ें आ जाती हैं उसको देखेंगे। जब हम बात करते हैं एक्सॉन की, यानी कि जब हम बात करते हैं अक्ष तंतु कोशिका की, तो ये भी कोशिका का ही एक प्रवर्ध होता है जिसको हम कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसके भीतर यानी कि इसके अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें प्लाज्मा होता है, यानी कि जिसको कोशिका द्रव हिंदी में कहा जाता है, जो कि यहाँ पे क्या कहलाता है, एक्सोप्लाज्मा कहलाता है। एक्सोप्लाज्मा कहलाता है, आपके स्क्रीन पर दिख रही होंगी चीज़ें लिखी हुई है, एक्सोप्लाज्मा कहलाता है। और इसके बाहर जो होता है वो टिश्यू फ्लूइड होता है। टिश्यू फ्लूइड को हिंदी में कह सकते हैं का आपका उत्तक द्रव जो होता है। लेकिन ये दोनों ही की जब हम बात करते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सोप्लाज्म और दूसरा हो गया आपका टिश्यू फ्लूइड, यानी कि उत्तक द्रव की जब हम लोग बात करते हैं तो दोनों ही मुख्यतः क्या होते हैं, ये आयनिक होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक जलीय घोल होते हैं। यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो आयनिक होते हैं, अर्थात यानी कह सकते हैं हम कि विद्युत अपघटनीय जलीय घोल होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो ये एक बात हो जाती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका, जो कि है कोशिका द्रव तथा उत्तक द्रव की परासरणीयता, यानी कहते हैं परासरणीयता जिसको कहेंगे, यानी कि ओस्मोलैरिटी जिसको कहा जाता है इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो उसको देखेंगे किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। किसी भी घोल के घोलक कह सकते हैं, अर्थात विलायक यानी कि सॉल्वेंट की एक निश्चित मात्रा, एक कह सकते हैं कि निश्चित मात्रा में घुले पदार्थों, यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं सॉल्यूट जो होते हैं उसके अणु, यानी कि जिसके मॉलिक्यूल्स और आयनों की कुल संख्या जो होगी, नंबर ऑफ जितने आयन्स होंगे, उससे घोल की परासरणीयता जो होती है, यानी कि ओस्मोलैरिटी जो है वो निर्धारित होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जब हम लोग बात करते हैं ओस्मोलैरिटी की। तो ये एक चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट इसमें जो आएगा हमारा है, फर्स्ट पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो सेकंड पॉइंट इसमें आता है, जिसको हम लोगों ने पहले बता चुके हैं कि 3 पॉइंट में किस तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट इसमें आता है, आपका दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, जो कि है एक्सोलेमा की पारंगम्यता। तो उसको हम लोग देखेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हैं।
अब इसमें देखते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें हो जाती हैं। अक्ष तंतु की जब भी हम लोग बात करेंगे तो अंडरस्टूड है कि आपको ब्रैकेट में दिख रहा होगा एक्सॉन की हम लोग बात कर रहे हैं। एक्सॉन की कला जो होती है अर्थात एक्सोलेमा, अभी हम लोगों ने बात की थी अंदर क्या होता है, तो इस तरीके से बाहर में क्या होता था आपका टिश्यू जो थी फ्लूइड था, तो इस तरीके से आपको पता है चीज़ें, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। तो अक्ष तंतु की जब हम लोग बात करते हैं एक्सॉन की कला जो हो जाती है एक्सोलेमा में, ऐसे प्रोटीन की अनेक पृथक अणु यानी कि अलग से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सोडियम के आयनों यानी कि आपको ब्रैकेट में दिया होगा Na+ दिया हुआ है, तथा पोटेशियम यानी कि जिसको K से प्रेजेंट किया जाता है K+ ब्रैकेट में दिया हुआ है, के कला के आर पार यानी कि पैसिव डिफ्यूजन के लिए सूक्ष्म आयन यानी कह सकते हैं कि आयंस चैनल के रूप में उनके आवागमन मार्गों का काम करते हैं। तो ये एक बात हो जाती है यहाँ पे। इन्हें चैनल प्रोटीन्स भी कहा जाता है। तो यानी कि इस वजह से चूंकि ये इस तरह का काम करते हैं, उनके आवागमन और पैसिव डिफ्यूजन में आयन चैनल की तरह काम करते हैं, तो इस तरीके इन्हें क्या कहते हैं, कुल्या प्रोटीन या चैनल प्रोटीन्स भी कहा जाता है। तो ये एक बात हो जाती है यहाँ पे। अब इसमें क्या हो जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद करने वाली यहाँ पे हो जाती है, जो कि पता होनी चाहिए यहाँ पे। एक्सोलेमा जो होता है वो Na यानी कि सोडियम प्लस के लिए बहुत कह सकते हैं कि बहुत कम, परंतु पोटेशियम जिसको K+ से रिप्रेजेंट किया गया के लिए बहुत अधिक पारंगम होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोडियम के लिए बहुत कम और पोटेशियम के लिए क्या हो जाती है, बहुत अधिक क्या हो जाती है, पारंगम है। तो ये एक बात हो गई। अब नेक्स्ट इसमें हमारा थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जो कि विश्राम या सुप्त कला विभव, यानी कि कह सकते हैं इसको कि विश्राम कला विभव की स्थापना या इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहेंगे। तो उसको देखते हैं किस तरह से क्या चीज़ें हैं। Na+ यानी कि सोडियम, जब हम लोग बात करते हैं सोडियम आयन एक्सोप्लाज्मा में बहुत कम परंतु उत्तक द्रव जो कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड जिसको कहा जा रहा था, में बहुत अधिक होते हैं, तथा K+ यानी कि पोटेशियम आयन जो है वो उत्तक द्रव में बहुत कम परंतु कह सकते हैं हम कि एक्सोलेमा में बहुत अधिक होते हैं। तो ये इनकी प्रेजेंस हो जाती है। नेक्स्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपका डिफ्यूजन ग्रेडियंट, जिसको हिंदी में विसरण अनुपात कहा जाता है। इसके अनुसार क्या होता है कि जो सोडियम आयनों में उत्तक द्रव में एक्सॉन्स में घुलने की जो प्रवृत्ति होती है, यानी कि इसका जो नेचर होता है घुलने का, परंतु इसके लिए एक्सोलेमा की पारंगम्यता बहुत कम होने के कारण, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम होती है, कुछ ही सोडियम के जो कह सकते हैं आयन जो है एक्सॉन में घुस पाते हैं, इसलिए विसरण अनुपात के अनुसार पोटेशियम आयनों में एक्सॉन्स के बाहर निकलने की प्रवृत्ति होती है, और क्योंकि इसके लिए एक्सोलेमा की पारंगम्यता भी बहुत होती है, तो इनकी संख्या जो होती है वो एक्सोलेमा से उत्तक द्रव में जाती रहती है। तो ये एक बात हो जाती है। सोडियम आयन तथा पोटेशियम आयनों के इस असंतुलित निश्चेतक विसरण यानी डिफ्यूजन के कारण विश्रामावस्था में उत्तक द्रव में धनात्मक आयनों यानी कि पॉजिटिव आयंस की तथा एक्सोलेमा के ऋणात्मक आयन मुख्यतः अविसरणशील यानी कि नॉन डिफ्यूजेबल प्रोटीन्स तथा कार्बनिक फॉस्फेट के अणु होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ें इसमें दिया हुआ हेडिंग, अब क्योंकि विरोधी विद्युतावेश के आयन एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, एक्सोलेमा की बाहरी सतह पर धनात्मक आयन यानी कि पॉजिटिव कह सकते हैं कि Na+ दिया हुआ है तथा K यानी कि पोटेशियम प्लस दिया हुआ है आयन, तथा कह सकते हैं भीतरी सतह पर ऋणात्मक आयनों यानी कि किस तरीके से क्या चीज़ें कहीं उनका जमाव रहता है। ब्रैकेट में आपका दिया हुआ प्रोटीन एवं कार्बनिक फॉस्फेट के अणु किस फॉर्म में चीज़ें दी गई हैं। कोशिकाओं में आयनों के इस असमान विसरण के कारण एक्सोलेमा के भीतर की ओर बाहर की ओर की तुलना में जो औसतन हम कह सकते हैं -70 मिली वोल्ट, ब्रैकेट में आपको दिया हुआ -70 MV दिया हुआ है यानी कि मिली वोल्ट का ऋणात्मक आवेश रहता है, और एक्सोलेमा जो है वो विद्युतवेशी या ध्रुवित अवस्था में रहती है। एक्सोलेमा के इधर उधर विद्युतावेशी अंतर यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज डिफरेंस के कारण एक्सोलेमा में बहुत सी हम कह सकते हैं कि विद्युत मतलब यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक्सोलेमा में बहुत सी विभव ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी संचित रहती है यानी कि स्टोर रहती है। विश्राम कला विभव इसी ऊर्जा को कहते हैं। प्रेरणा संचरण में इसी ऊर्जा का प्रयोग होता है। कहने का क्या मतलब है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या चीज़ें कह रहे हैं कि
चूंकि एक्सोलेमा में इधर उधर विद्युतावेशी अंतर यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज डिफरेंस के कारण क्या होता है, एक्सोलेमा में बहुत सी विभव ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी संचित रहती है यानी कि स्टोर रहती है। विश्राम कला विभव इसी ऊर्जा को कहा जाता है, क्या कहते हैं, प्रेरणा संचरण में यानी कि नर्व इंपल्स की जब हम लोग बात करते हैं, ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो इसमें इसी ऊर्जा का उपयोग होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। नेक्स्ट इसमें एक जो हेडिंग आता है आपका है वोल्ट मीटर की हम लोग बात करेंगे, यानी कि वोल्ट मापी यंत्र के बारे में बात करेंगे हम लोग। वोल्ट मापी यंत्र यानी कि वोल्ट मीटर से जुड़े एक सूक्ष्म इलेक्ट्रोड यानी कि माइक्रो इलेक्ट्रोड को एक्सोलेमा के ठीक बाहर तथा दूसरे को एक्सोलेमा के ठीक भीतर की ओर रखकर विश्राम कला विभव को नापा जा सकता है। तो ये एक बात हो जाती है जब हम लोग बात करते हैं वोल्ट मीटर यंत्र की, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है कि सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा विश्राम कला विभव का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस किस तरह से चीज़ें होंगी उसके बारे में देखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं किस तरह से सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा विश्राम कला विभव का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस की जब हम लोग बात करते हैं, तो सोडियम तथा पोटेशियम आयनों के आवागमन की कुल्या प्रोटीन जिसको हम लोग बात कर रहे थे, इसके पहले हम लोगों ने बात की थी चैनल प्रोटीन्स की, वही यहाँ पे हो जाती है कुल्या प्रोटीन जिसको कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक्सोलेमा में एटीपी से जुड़ी एक विशेष प्रकार की कह सकते हैं कि एंजाइमेटिक कैरियर प्रोटीन्स के अणु होते हैं। अब इस प्रोटीन को सोडियम पोटेशियम एटीपेज कहा जाता है, यानी कि एटीपी PASE जिसको एटीपेज कहा जाता है कहते हैं। इसके अणु जो होते हैं एटीपी को बहुत सी ऊर्जा व्यय करके विसरण अनुपात यानी कि डिफ्यूजन ग्रेडियंट्स के विरुद्ध चेष्टा आवागमन यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा सोडियम आयनों के द्रव्य से इस तरीके से कह सकते हैं कि यानी कि सोडियम आयन को निरंतर एक्सोप्लाज्मा से उत्तक द्रव में और पोटेशियम आयन्स को जो कह सकते हैं कि आयनों को उत्तक द्रव से एक्सोप्लाज्मा में पहुंचाते रहते हैं। इस प्रकार ये एंजाइम अणु सोडियम आयन्स से यहाँ पे दिया हो कि पोटेशियम आयन्स पंप यानी कि सोडियम पोटेशियम पंप का काम करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज की जब हम बात करते हैं तो का प्रत्येक अणु अपनी एक बार की क्रिया में 3 यानी कि सोडियम प्लस यानी कि आयनों को एक्सॉन से बाहर निकालता है और बदले में केवल 2 पोटेशियम आयनों को एक्सॉन में पहुंचाता है। तो ये इनकी किस तरह से क्या चीज़ें हो जाती हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है क्रियात्मक कला विभव यानी कि तंत्रिकीय प्रेरणा की जब हम लोग बात करते हैं तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करेंगे, नर्व इम्पल्स। तो ये एक बात किस तरह से क्या चीज़ें हो जाती हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। स्क्रीन पर आपको चीज़ें दिख रही होंगी, नोट्स किस तरह से चीज़ें दी गई हैं। यद्यपि विश्राम कला विभव शरीर की सारी कोशिकाओं में होती है, परंतु तंत्रिका तथा पेशी कोशिकाओं के अतिरिक्त अन्य कोशिकाओं में यह स्थायी और अपरिवर्तनीय होती है, यानी कि परमानेंट होती है और नहीं चेंज होती है। केवल तंत्रिका एवं पेशी कोशिकाओं में सोडियम आयन तथा पोटेशियम आयनों के लिए अपनी कोशिका कला की पारगम्यता को बदलकर विश्राम कला की ऊर्जा का प्रेरणा संचरण के लिए प्रयोग करने की क्षमता होती है। तो ये एक बात हो जाती है बहुत इंपॉर्टेंट। इसको किस तरीके से हम इजीली समझ सकते हैं, जिस प्रकार से जैसे कि टॉर्च का हम यूज़ करते हैं तो उसमें जब बटन दबाते हैं तो क्या होता है, सेल की जो प्लेट्स होती हैं वो दीप्त ऊर्जा में बदल जाती हैं। मतलब कहने का कि जब हम लोग टॉर्च का बटन दबाते हैं तो उसमें सेल की जो प्लेट्स होती हैं उसमें जो विभव ऊर्जा होती है वो दीप्त ऊर्जा में बदल जाती है, यानी कि लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। उसी प्रकार से हम या उसी तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं इजीली कि तंत्रिका तंत्र को उद्दीप्ति यानी कि कह सकते हैं स्टिमुलेट करने पर इसके विश्राम कला विभव की जो ऊर्जा होती है एक विद्युत प्रेरणा यानी कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में तंतु के क्रियात्मक कला विभव कह सकते हैं में ऊर्जा एक विद्युत प्रेरणा यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में तंतु के क्रियात्मक कला विभव में बदल जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है। यही कह सकते हैं इसको, यही विद्युत प्रेरणा तंत्रिकीय प्रेरणा यानी कि नर्व इम्पल्स होता है या होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये एक बात हो जाती है। नेक्स्ट इसमें जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है तंत्रिकीय प्रेरणा की उत्पत्ति तथा इसका जैव रासायनिक स्वरूप, यानी हम कह सकते हैं कि क्रिएशन एंड बायोकेमिकल नेचर ऑफ नर्व इम्पल्स की हम लोग बात करेंगे। किस तरह से क्या चीज़ें हैं उसको देखेंगे।
इसमें किस तरह से क्या चीज़ें दी गई हैं उसको हम लोग देखेंगे। A.L. होजकिन तथा A.E. हक्सले ने सन 1940 में यानी कि 1940 ईस्वी की जब हम लोग बात करते हैं तो 1940 में तंत्रिकीय प्रेरणाओं यानी कि जो भी हमारी नर इम्पल्स होती है उनकी उत्पत्ति तथा उनके जैव रासायनिक यानी कि कह सकते हैं कि बायोकेमिकल स्वरूप का पता लगाया। उन्होंने क्या चीज़ें पता लगाएं कि यदि किसी एक्सॉन को किसी स्थान पर ताप, दाब, रसायन या विद्युत प्रघात यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक आदि द्वारा उद्दीपित करे तो इस स्थान पर एक्सोलेमा की जो पोटेशियम आयंस है आवागमन की जो चैनल प्रोटीन यानी कि कह सकते हैं आवागमन की कुलियाएं जिसको चैनल्स कहा जाता है तो बंद हो जाती हैं, परंतु Na यानी कि सोडियम आयनों के आवागमन की चैनल्स जो होंगी यानी कि कुलियाएं जिसको हिंदी में कहा जाता है थोड़ी खुल जाती हैं। अतः इसमें क्या चीज़ें हो जाती हैं कि पोटेशियम प्लस यानी कि आयनों का एक्सॉन से बाहर निकलना बंद हो जाता है, परंतु सोडियम आयन उत्तक द्रव से एक्सॉन्स में प्रवेश करने लगते हैं। इसके फलस्वरूप यानी कि इसके रिजल्ट के फलस्वरूप क्या चीज़ें हो जाती हैं, एक्सोप्लाज्मा में धनात्मक आवेश बढ़ने लगता है और -70 MV यानी कि मिली वोल्ट का विश्राम कला विभव कम होने लगता है। तो ये एक चेंजेस होते हैं, किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। यदि उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस की जब हम बात करते हैं तो इतना प्रबल हो कि विश्राम कला विभव जो है वो -70 MV हो यानी कि मिली वोल्ट हो से घटकर लगभग -50 मिली वोल्ट ही रह जाए तो सोडियम आयनों के आवागमन की जो कुलियाएं हैं यानी कि चैनल्स अचानक पूरी खुल जाती हैं और सोडियम आयंस बड़ी संख्या में वेग पूर्वक एक्सॉन्स में एकदम से घुस जाते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो जाती हैं। अब इसके फलस्वरूप क्या चीज़ें हो जाती हैं कि क्षण भर में ही मतलब इतना सेकेंड कह सकते हैं पहले ही -70 मिली वोल्ट का विश्राम कला विभव समाप्त हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक्सोलेमा का डिपोलराइजेशन हो जाता है और फिर इसके भीतर बाहर का विद्युतवेशी अंतर उल्टा हो जाता है। अर्थात बाहर की तुलना में इसके भीतर लगभग 35 मिली वोल्ट का धनात्मक विद्युतावेश कह सकते हैं या पॉजिटिव 35 मिली वोल्ट हो जाता है। एक्सोलेमा के ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन की इसी दशा को इसका क्रियात्मक कला विभव यानी कि एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि यही दशा तंत्रिकीय या चेता या कह सकते हैं प्रेरणा का स्वरूप होता है। तो ये एक बात हो जाती है। नेक्स्ट इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रतिरोध मान या विभव जिसको थ्रेशोल्ड वैल्यू कहा जाता है और पोटेंशियल जिसको कह सकते हैं हम उसके बारे में देखेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हैं। अब इसको देखते हैं किस तरह से क्या चीज़ें हैं। यदि एक्सॉन्स का उद्दीप्ति प्रबल वीक होता है तो इसके कह सकते हैं कि Na जो आयंस है वो एक्सॉन में नहीं पहुंचते हैं और ये एक्सोलेमा के विश्राम कला विभव को -70 मीटर वोल्ट से -50 मीटर वोल्ट तक घटा सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो जाती है यहाँ पे। ऐसी दशा में एक्सॉन के उद्दीप्तीय स्थान पर तंत्र की प्रेरणा की उत्पत्ति नहीं होती है और शीघ्र ही सामान्य विश्राम कला विभव यानी कि -70 मिली वोल्ट जो होता है पुनः स्थापित हो जाता है यानी कि वापस वैसे ही हो जाता है। स्टार के फॉर्म में आपको चीज़ें दी गई हैं, किस तरीके से स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इससे ये चीज़ें पता चलती हैं कि यह स्पष्ट होता है या हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन ये निकलता है हमारा कि तंत्रिका प्रेरणा की उत्पत्ति के लिए -70 मिली वोल्ट के विश्राम कला विभव में 20 मिली वोल्ट की गिरावट आवश्यक होती है यानी कि ज़रूरी होती है, ये हम कह सकते हैं। और इसी को कला का प्रतिरोध या कह सकते हैं मान या विभव कहते हैं यानी कि थ्रेशोल्ड जिसको वैल्यू हम कह सकते हैं या पोटेंशियल जिसको कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है। क्षण भर में ही बाहर की तुलना में एक्सोलेमा की भीतरी की ओर जो होती है वो -75 मिली वोल्ट से -80 मिली वोल्ट तक का ऋणात्मक आवेश हो जाता है जो कि सामान्य विश्राम कला विभव से भी -5 कह सकते हैं मिली वोल्ट से -10 मिली वोल्ट अधिक होता है। इस अवस्था में एक्सोलेमा का अतिध्रुवण यानी कि हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं इसको। तो ये एक चीज़ हो जाती है।
अब विसरण अनुपात यानी कि डिफ्यूजन ग्रेडियंट के कारण क्या होता है कि Na तथा पोटेशियम कह सकते हैं सोडियम तथा पोटेशियम आयन पंप के अत्यधिक सक्रिय हो जाने के कारण, ज़्यादा एक्टिव हो जाने के कारण जो है सोडियम आयनों का एक्सॉन से तीव्र निष्कासन तथा पोटेशियम आयनों का तीव्र अंतर्वहन होता है। इसे 1-2 सेकंड में ही इस स्थान पर सामान्य विश्राम कला विभव पुनः स्थापित हो जाता है, अर्थात इसका क्या हो जाता है, रिपोलराइजेशन जिसको कह सकते हैं, रिपोलराइजेशन हो जाता है। और यहाँ अगली प्रेरणा की उत्पत्ति हो सकती है क्योंकि 1-2 सेकंड की अतिध्रुवण की अवधि में एक्सॉन के संबंधित स्थान पर प्रेरणा की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, जिससे क्या कहा जाता है, जिसको हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है, यानी हिंदी में अगर हम कहें तो इसे दुर्देय अवधि यानी कि रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। तो ये एक बात हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी बात करेंगे हम किस तरीके से तंत्रिकी प्रेरणाएं जो होती हैं उनका संचरण या कंडक्शन किस तरीके से होता है। क्रियात्मक कला विभव जो होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि तंत्रिकी प्रेरणा की उत्पत्ति एक ऐसी स्थानीय विद्युत घटना है, यानी कि लोकलाइज इलेक्ट्रिक इवेंट होता है, घटना होती है जो एक्सोलेमा के केवल उद्दीपित भाग में ही होता है या घटित होता है, स्टिमुलेट जो भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अक्ष तंतु यानी एक्सॉन की जब हम बात करते हैं, अर्थात एक्सॉन के उद्दीपन यानी कह सकते हैं स्टिमुलस जिसको कहते हैं कि ये प्रेरणा संबंधित तंत्रिका कोशिका के कोशिकाएं अर्थात साइटोन से आती है। तंतु में तंत्रिकीय प्रेरणा की उत्पत्ति तथा स्थापना इसके आधार भाग में होती है, जिसे इसी लिए प्रेरणा स्थापना क्षेत्र कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो ट्रिगर्ड जोन जिसको कहा जाता है। तुरंत ही एक्सॉन के ठीक भीतर की ओर तंत्रिकीय प्रेरणा वाले भाग के धनात्मक आयन सोडियम आयंस आगे के विश्राम कला विभव वाले भाग के ऋणात्मक यानी कह सकते हैं कि प्रोटीन्स की ओर आकर्षित और प्रवाहित होते हैं, यानी कि अट्रैक्ट होते हैं और वो इस तरीके से क्या होता है उसी फ्लो में प्रवाहित होने लगते हैं। इस प्रकार तंत्रिका प्रेरणा वाले तथा आगे के विश्राम कला विभव वाले भागों के बीच एक स्थानीय विद्युत परिपथ यानी कि एक लोकल इलेक्ट्रिक सर्किट स्थापित हो जाता है, इस तरीके से कह सकते हैं हम। यह विद्युत धारा आगे से विश्राम कला विभव वाले भाग के उद्दीपन या स्टिमुलस का काम करती है, जिससे यहाँ भी एक्सोप्लाज्मा की पारंगम्यता इसी प्रकार बदलती है और इसके निर्ध्रुवण से क्रियात्मक कला विभव की स्थापना अर्थात कह सकते हैं कि तंत्रिका प्रेरणा की उत्पत्ति हो जाती है। अब स्थानीय विद्युत परिपथ प्रेरणा वाले भाग से पिछले भाग के बीच तथा प्रेरणा वाले भाग से आगे के भाग के बीच स्थापित होता है, परंतु केवल आगे के भाग में ही प्रेरणा की उत्पत्ति होती है। पिछले भाग में प्रेरणा की उत्पत्ति यानी कि नर्व इम्पल्स नहीं होती है, क्योंकि यह भाग रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। इस प्रकार तंत्रिकीय प्रेरणा एक्सॉन के आधार भाग में स्थापित होकर उसकी पूरी लंबाई में ज्यों संचरित नहीं होती है, परंतु बिंदु दर बिंदु संपोषित यानी कि रीजेनरेट होकर एक ही दिशा एक्सॉन के छोर भाग की ओर संचरित यानी कि इस तरीके से ट्रांसमिट होती है। तो ये एक चीज़ होता आती है। आज का जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, उसको डायग्राम के फॉर्म में किस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे दिया विश्राम कला विभव इसकी स्थापना तथा अनुरक्षण का चित्रण दिया हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पे किस तरीके से आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल चीज़ें दी गई हैं, पॉजिटिव निगेटिव का साइन दिया है, माइक्रो इलेक्ट्रोड्स आउटसाइड और माइक्रो इलेक्ट्रोड इनसाइड किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और वोल्ट मीटर लगा हुआ -70 मीटर वोल्ट आप देख सकते हैं। इस तरीके से डायग्राम के फॉर्म में किस तरीके से चीज़ें उसको समझ सकते हैं, इनसाइड द सेल आप देख सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट इसमें हमारा जो डायग्राम दिया हुआ है तंत्रिकीय प्रेरणा की उत्पत्ति तथा इसके जैव रासायनिक स्वरूप यानी कि ओरिजिन और केमिकल कंपोजिशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ग्राफ के फॉर्म में चीज़ें दी गई 1 2 3 4 4 चीज़ें दी गई हैं। फर्स्ट जो है आपका रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेनेंस बाई सोडियम तथा पोटेशियम पंप हो जाता है। दूसरा जो है वो क्या है, सोडियम गेट स्टार्ट ओपनिंग एंड सम सोडियम आयंस एंटर इनटू द एक्सॉन्स। फिर जो थर्ड पोर्शन आपका आता है दिया हुआ है मेनी सोडियम
आयंस गेट्स ओपन एंड ग्रेट सोडियम पोटेशियम इनफ्लक्स दिया हुआ है, चीज़ें किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल दिया हुआ आपका। और जो फोर्थ पॉइंट आता है आपका दिया हुआ किस तरीके से आप देख सकते हैं, एरो के फॉर्म में चीज़ें दी गई हैं, पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से। सोडियम आयन जो होते हैं गेट क्लोज हो गया है, और पोटेशियम आयंस के जो गेट्स हैं वो ओपन है, एंड ग्रेट के पोटेशियम प्लस ऐसे इस फॉर्म में दिया गया है। तो इस तरीके से ये आप डायग्राम के फॉर्म में देख सकते हैं। ओके क्लास, तो इस तरीके से आज का यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी आगे का नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।